मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी हाँ, थी। बहुत पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे, और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं। उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहां से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे, दारू पियो, घर बैठ के करो। माताजी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट, कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है, ये होनी चाहिए। एक तरफ क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है, तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने उस, जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आगे आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट कार्ल मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए। आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। अच्छा, उसके बाद फिर ठेकेदारी राजनीति के अलावा एक मुन्ना भाई थे, वो MBBS के लिए निकल गए। एक ओझा जी हैं, वो IAS के लिए निकल गए। ऐसा क्या हुआ, पढ़ाई में से इतनी दूर रहने वाला इंसान पढ़ाई के इतना नजदीक पहुंच गया, इतना करीब आ गया? इलाहाबाद मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है, और खासकर HS उपाध्याय सर, शुभानु सर, उनका जो दर्शन पढ़ाने का तरीका है, नज़रिया है, वो इतना प्यारा है कि मतलब जैसे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस को भी वेद मंत्र पढ़ा देते थे। मतलब अगर उनकी संगत में भैंस भी रहे तो वेद मंत्र पढ़ने लगती। ऐसे कुछ वो टीचर हैं। तो उनके क्लासों में बैठकर जो रुचि पैदा हुई पढ़ाई की, वो एक अलग तरह की। तो मतलब आपका कहने का ये कि शिक्षक का बड़ा रोल है बहुत, तभी तो हमारे देश में भगवान माना गया। शिक्षक जो कंसंट्रेशन पैदा करने की बात करते हैं वो गलत करते हैं। शिक्षक को पढ़ाई में रस पैदा कराना चाहिए, क्योंकि जहां भी रस पैदा होगा वहां कंसंट्रेशन पैदा होगी। Guys, let's acknowledge it. Fantastic answer. Fantastic. जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं खोल सकते, मैन पावर नहीं हायर कर सकते, आप में से ऐसे कई लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जिनके लिए मुश्किल है, फर्नीचर लाना मुश्किल। देखो, एक स्टूडेंट का, और मेरे मन में था ये सवाल, आपने छेड़ दिया बात, और बड़ा मैं सारांश सबको देना चाहता हूँ। ये कह रहे कंसंट्रेशन से ज़्यादा ज़रूरी है रस पैदा करे, कंसंट्रेशन पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट का मन ऑफलाइन क्लास में, देखो, एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर होता है, डाउट क्लियरिंग होता है। पिछले कुछ सालों में कई टीचर हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को भी मज़ेदार बना दिया है। खान सर रहे हैं, अलग सर रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, आप खुद हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्या कॉमन है आप चारों में जो बाकी सब शिक्षकों से अलग है? क्या वो रस की बात है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, वो रस की बात है। रस के साथ साथ ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, मैं लगभग 2 लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, खान सर को जानता हूँ और देवकीर्ति सर को जानता हूँ। इन लोगों में रस के अलावा, इनके लिए 3 नाम आपने लिए हैं,
मैं इन लगभग 2 लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, खान सर को जानता हूँ और देवकीर्ति सर को जानता हूँ। इन लोगों में रस के अलावा इनके लिए शिक्षा बिजनेस से ज़्यादा सेवा भावना है। और जब भी आपका व्यवसाय आपके लिए सेवा भी बन जाएगा तो उसमें एक यूनिकनेस पैदा हो जाएगी। जैसे मैं खान सर को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है उनसे। वो हमेशा जब भी मेरी बात होती कहते हैं, ओझा सर मैं चाहता हूँ कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बने, बर्तन मांजने वाले के बच्चे आईएएस बने। तो वो जो कमिटमेंट लेवल है उस आदमी का, वो उस रस को और एनहेंस करवा देता है। जैसे देवकीर्ति सर हैं, तो खुद भी बड़े कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं और उनके जैसा शिक्षक अभी हिंदुस्तान में नहीं है। वाह, क्या बात है। नॉलेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और मैं कहूँ, अगर इस बात को ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। पर फिर भी जो है ना, बच्चा आज सब टीचर वो रस नहीं पैदा कर पा रहे। आप देखो 5 लाख बच्चा अपीयर करता है, 5 लाख का 5% मेंस में आता है, 10,000 हो गया। अब उसका 20% इंटरव्यू में पहुंचता है, 2,000 रह गया। और उसका 30-40% 700-800 बच्चा एक्चुअली ज्वाइन करता है। सफलता असफलता में जो ये अ का अंतर है, ये इसका भार सहने का जिगरा सबके अंदर नहीं है। मैं ये देखता हूं कि लगभग 2,500 बच्चा आज हमारे देश में सुसाइड कर रहा है किसी न किसी पढ़ाई के बोझ के चलते। 28-29 का हो जाता है, उसके बाद आते आते अपने आप को बेकार समझने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपना आसमान का था और फिर गिरने के लिए इसको जमीन नहीं मिलती। ओझा सर, आपने भी 4-4 बार एग्जाम दिया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए, बाउंस बैक करने का जज्बा आप में था, सब में नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सपने को और जीवन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शेरशाह सूरी का, जमींदार का बेटा, जमींदार का, उसका ये कहना था, उसकी स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करता हूं, कहता जीवन जीने के लिए है और सपना मजा लेने के लिए है। तो ये जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो सपने को ही जीवन मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो जीवन आपको मिला है जीने के लिए। जीवन जीने लग गए, सपना पक्का छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। सपना छूटेगा बेहोशी के कारण, जीवन जीने के कारण। कलाम साहब जीवन जीते थे। कलाम साहब मुझे लगता है कि सपना जीते थे। नहीं, जीवन भी जिया उन्होंने। कितना सेवा किया। शादी नहीं किया, शादी की डेट भूल गए। नहीं, शादी ना करना जीवन, मतलब जीवन का एक अहम हिस्सा है शादी, पर वो ऐसा नहीं कि जीवन ही है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया। तो जीवन जीना एक मानव के लिए ये है कि वो अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित करता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। उस जो जर्नी है उसमें जो उसका सपना है वो उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना जीवन खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सक्सेसफुल कई सारे आईएएस ऑफिसरों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। 2013 में कोई साहब थे, बक्सर के डीएम थे, उन्होंने यहाँ गाजियाबाद में रेलवे के पटरी के नीचे सुसाइड किया था। तो मेन चीज़ है, कानपुर के कोई एसपी थे, उन्होंने जहर खा लिया था। तो अब वो तो सफल हो चुके थे। स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि आईएएस की प्रिपरेशन में 1 साल तैयारी, 1 साल प्रैक्टिस, जो कि 90% लोग प्रैक्टिस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। 1 साल तैयारी और 1 साल प्रैक्टिस, 2 साल का कोर्स लेके चलना चाहिए। इन केस वो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल करते हैं तो उन्हें अपना जो ऑप्शन है दूसरा वाला, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन कर रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओझा सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी विषय पे। थोड़ा आपने इंडिकेट किया इसको मैं अलग तरीके से लेता हूं। आपके और मेरे बीच में एक कॉमन चीज़ है, भगवत गीता। अभी हम चर्चा कर रहे थे, लोगों को नहीं मालूम, वीडियो से पहले चर्चा हो रही थी हमारी, और बातचीत कर रहे थे भगवत गीता के विषय में। यथारूप यथार्थ खूब गीता पे चर्चा होता। आपके भी एक संत सन्यासी गुरु हैं, हमारे भी एक संत सन्यासी गुरु हैं। इनके जीवन में जब कोई ब्रह्मचारी बनता है और सन्यास की तरफ जाता है, 25, 30 और 35 साल की उम्र में मन में बहुत संशय रहता है कि कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं, कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं। आईएएस की तैयारी करने वाले का जिंदगी भी सेम रहता है। उसको लगता है ज्यादा कंटिन्यू कर गया ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास, 35 के बाद शादी करने की इच्छा पैदा हुई तो कोई शादी करने वाला मिलेगा नहीं, काम करने वाला मिलेगा नहीं। आईएएस की तैयारी करने वाले को लगता है यार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मेरे साथ किया, अब 1 लाख रुपए महीना में पहुंच गए और मैं कहीं वापस जाऊंगा तो 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, ना आईएएस बना यहाँ बना, तो बीच में छोड़ के निकल जाता हूं। ये दोनों के जीवन में, चलो संत सन्यासी को छोड़ो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हो, उन्हीं का उत्तर दीजिए मुझको, किस समय डिसाइड करना चाहिए कि मैं छोड़ के दूसरे रास्ते निकल पड़ो? 22 साल में आदमी को पहला अटेम्प्ट देना चाहिए।
जो नहीं जान पाए उनको 25 तक देना ही चाहिए, और 26 के बाद उनके पास अपना सेकंड ऑप्शन मजबूत होना चाहिए।